उत्तर प्रदेश की महिमा से कौन परिचित नहीं है। अनादिकाल से सारे काम तो यूपी में ही होते आए हैं। सारे भगवान अवतार लेने के लिए जब जगह चुनते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश ही नजर आता है। आज भी हम देखें तो उत्तर प्रदेश के कारण ही भारत की सारी रंग रौनक, उथल पुथल, चहल पहल सब यूपी के कारण है। तो मैंने भी जब यूपी का बहुत नाम सुना, यूपी की यात्राएं की, तो एक बार सोचा कि उत्तर प्रदेश को एक पर्यटक की तरह से देखा जाए। इसके लिए सबसे ज़रूरी था कि उत्तर प्रदेश के उन जगहों की यात्रा की जाए जहां सामान्य पर्यटक नहीं जाते। ऐसी ही एक रेल यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के कई पहलू सामने आए। उस रेल यात्रा के बाद मैंने उत्तर प्रदेश की बस यात्रा की। बस यात्रा में भी कई नए नए नज़ारे सामने आए। पहली यात्रा इस तरह से हुई कि जब हम ट्रेन में टिकट बुक करा कर चले और रात बीती, सुबह हुई तो हमने पाया कि यात्रियों का सामान इधर उधर बिखरा दिया गया था। चिल्लपों मची हुई थी। रिजर्व डिब्बा होने के बावजूद हम लोगों को उठाकर बिठाल दिया गया था और खिड़कियों पर दूध की टंकियां लटका दी गई थी। स्टेशन नहीं था, लेकिन ट्रेन न जाने कहाँ सूने में ऐसे ही खड़ी थी। ऊपर की बर्थ के मुसाफिर ने कंबल हटाया और बोला, क्या हुआ, इतनी चिल्लपों क्यों मची हुई है, ये गाड़ी यूपी में एंटर कर गई क्या? उसके कहते ही गैलरी में खड़े दो मुसाफिर उचक कर ऊपर चढ़ गए और उसको भी बिठा दिया गया। उसको बताया गया कि सुबह हो गई है, रिजर्वेशन खत्म हो गया है, उत्तर प्रदेश आ गया है, सुविधाएं समाप्त हो गई हैं। बिहार आ गया होता तो आप सबको उठाकर खड़ा कर दिया जाता। यहाँ अभी कानून कायम है, इसलिए आप लोग सिर्फ जगह दिए गए हैं। मेरी गाड़ी अपने निर्धारित समय से सिर्फ 6 घंटे की देरी से चल रही थी, वरना हम लोग रात को 2:45 बजे ही कानपुर पहुंच जाते। मेरी पत्नी ने रात को ही कहा था, जगह रहना, पता नहीं ऐसा ना हो कि कहीं कानपुर आ जाए और हमें पता ही न चले। तब सब साथ यात्रा कर रहे एक मुसाफिर ने कहा, ऐसा नहीं है भाभी जी, कानपुर आएगा तो पता चल जाएगा। एक गंदा बदबू का झोंका आपकी नाकों में अपने आप घुस जाएगा, आपको पता चल जाएगा। सुबह 9 बजे हम लोग स्टेशन पर उतरे। कानपुर स्टेशन से अपने घर जाने के लिए जब रवाना हुए तो सड़कों की दशा वैसी ही पाई जैसी शेरशाह सूरी ने छोड़ी थी। एक एक गड्ढा सड़क की प्रगति की कहानी कह रहा था। टेम्पो वाले ने एक गड्ढे में अपनी पीक का योगदान किया और थूका और बोला, कहाँ से आ रहे हैं बाबूजी? हमने कहा, जयपुर से आ रहे हैं। बोला, सरकार कब तक चलेगी? सीधा सवाल, सपाट। मैंने कहा, भैया रात भर तो चल रही थी, रात को हम लोग ट्रेन में थे, पता नहीं क्या हुआ। उसने फिर पूछा, कब तक चलेगी साहब? मैंने कहा, भैया जब तक तुम्हारा टेम्पो पेट्रोल की जगह केरोसिन से चल रहा है तब तक सरकार भी चलती रहेगी। वो हंसने लगा और हम लोग गड्ढों में कूदते फांदते रहे। घर पहुंचे तो पता चला बिजली नहीं है। यूपी में बड़ा अच्छा होता है कि जब दामाद जाता है तो आमतौर पर उसको एक गिलास पानी, पेठा और एक हाथ झलने का पंखा पकड़ा दिया जाता है कि बेटा करते रहो हवा, बिजली तो है नहीं। बिजली नहीं थी। पूछा तो पता चला 2 दिन से नहीं है। अब यूपी में सब कुछ है, बिजली घर है, इंजीनियर है, खंबे हैं, तार है, ठेकेदार है, कर्मचारी हैं, ट्रांसफार्मर है, सब है, बस नहीं है तो बिजली नहीं है। न जाने कहाँ चली जाती है। आसमान की ओर मुंह करके देखा तो पता चला कहाँ चली जाती है। एक एक बिजली के खंबे में सैकड़ों कटिये पड़े थे और बिजली कहाँ जा रही है सबको पता चल जाता है। इन कटियों की बदौलत ही दुकानों, झोंपड़ों, सब जगह छोटे मोटे लट्टू जगमगाते रहते हैं। तो मैंने पहली बार पर्यटक की तरह उत्तर प्रदेश घूमा। लखनऊ में देखा कि एक बलशाली आदमी रिक्शे वाले को सरेआम सड़क पर पीट रहा है और 200 लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। मैंने पूछा, भैया ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा, ये एमएलसी हैं और रिक्शे वाले ने उनकी कार को साइड नहीं दी थी, इसलिए उसको तुरंत न्याय मिल रहा है। इंसाफ की ऐसी त्वरित प्रणाली तो शायद विश्व में कहीं नहीं हो सकती। मैंने कहा, ये तो गलत हो रहा है, ऐसा क्यों है? तो साथ वाले आदमी ने सख्ती से रोका। बोला, आप प्रश्न न करें, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ हर चीज का उत्तर ही मिलता है, प्रश्न का यहाँ कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं चुप हो गया। उत्तर प्रदेश की शानदार बस से मैंने 150 किलोमीटर की यात्रा भी की। ये यात्रा करीब 6 घंटे में पूरी हुई। दरअसल मैं बस अड्डे पर गया तो एक बस खड़ी थी जिस पर चारों तरफ एक्सप्रेस लिखा हुआ था। मैंने सोचा ये तेज चलेगी और उसमें बैठ गया। जब 2 घंटे में 70 किलोमीटर पहुंचा तो मेरा हौसला जवाब दे गया और मैंने ड्राइवर से पूछा, भैया लखीमपुर खीरी कब आएगा? उसने कहा, पैसेंजर बस है, पैसेंजर की तरह चलेगी, आप बैठे रहिए। तो आखिरकार हुआ यही कि हर यात्री की सुविधा के लिए वो बस हर जगह रुकी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ने घोषणा की कि एक सवारी ऐसी है जिसने टिकट नहीं लिया है। फिर बस रोकी गई, सबके टिकट तलाशे गए तो एक 14-15 साल का लड़का मिला जिसके पास टिकट नहीं था। उससे पूछा, भैया टिकट क्यों नहीं है?
उसने कंडक्टर से कहा, स्टाफ, हमने टिकट नहीं लिया, बताइए। कंडक्टर ने पूछा, कौन सा स्टाफ? तो उसने एक सड़ा गला सा किसी कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड निकाल कर दिया। उसको देखते ही पूरी बस संतुष्ट हो गई। मैंने मन ही मन उस कॉलेज के संस्थापकों को प्रणाम किया, जिनकी बदौलत इतने साल बाद भी उनके हजारों विद्यार्थी मुफ्त यात्रा का आनंद ले रहे हैं। मैंने उस बच्चे से पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो? बोला, फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट क्या है? सोशोलॉजी, हिस्ट्री और एक जाने क्या, याद नहीं आ रहा। मैंने फिर कहा, कॉलेज वॉलेज नहीं जाते हो क्या? उसने कहा, गन्ने का सीजन चल रहा है, मास्टर कटाई में लगे हैं, और कॉलेज कौन जाएगा? उसने मुझे फिर घूरा और कहा कि कॉलेज में 8,000 बच्चे हैं साहब और 40 मास्टर। ऐसे में सभी स्टूडेंट अगर रोज कॉलेज जाने लगे तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन तक में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए ज़्यादातर बच्चे घर पर रहकर ही सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। मैं इन 6 दिनों में जहाँ जहाँ गया कृतार्थ हुआ। कई जगह थानों पर लिखा था, भय मुक्त समाज, दलाल मुक्त थाना। वाह, मैं धन्य हो गया। मुझे विश्वास हो गया कि आज भी अगर ईमान कहीं जिंदा है तो उत्तर प्रदेश पुलिस में जिंदा है। कितने सरल मन से विचारों ने लिख दिया कि यह थाना दलाल मुक्त है, यानी सीधे लेन देन किया जाता है, कोई बिचौलिया नहीं। कानून व्यवस्था और सदाचार के क्षेत्र में ऐसी छलांग तो कोई देश नहीं लगा पाया। मुझे यूपी के अस्पताल भी देखने को मिले। हर अस्पताल के बाहर कुछ पुरानी बसें खड़ी थी। बसों पर लिखा था, लाश के वास्ते। अस्पताल से मनुष्यों को निपटाने की यह प्रणाली किसी भी अन्य राज्य से यूपी में बहुत तेज है। मैंने न इमामबाड़ा देखा, न ताजमहल, न बनारस के घाट देखे, न आनंद भवन, न इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, न BHU, न AMU। मैं चूक गया, पर कोई अफसोस नहीं। ये सब तो 200 साल बाद भी ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जैसा यूपी आज के हाल में है, पर्यटन स्थल बना हुआ है, वैसा शायद कभी देखने को मिले या न मिले।